गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो ध्यान रखिएगा, वो पूरे जब तक आपकी स्ट्रीम रहेगी उसके लिए एक बेस है, एक आधार है। तो यहाँ पर को आपको अच्छे से इसको समझने की ज़रूरत है। तो हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं उस पर थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखिए है क्या कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन जो नया चैप्टर है, तो रिकॉर्ड अगर हम किसी ट्रांजेक्शन को करेंगे तो उसके लिए सबूत होना चाहिए, उसके लिए एक प्रूफ होना चाहिए। और वो प्रूफ क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। क्या होने चाहिए? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होने चाहिए जो ये प्रूफ करते हैं वो कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और वो ट्रांजेक्शन मॉनिटरी होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को जिससे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जा सकता हो उसे क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग की भाषा में उसे बोलेंगे क्या? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू ही हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना आपने, ठीक है। बिना सोर्स डॉक्यूमेंट के हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए कोई प्रूफ आपके पास नहीं होता। आपने कह दिया मैंने ये ट्रांजेक्शन किया है, तो वो इसका प्रूफ नहीं है, उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वही बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर को एक्सप्लेन किया गया है। अब जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो कई तरह के हो सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी ट्रांजेक्शन का प्रूफ देता हो, जैसे पे इन स्लिप। मैं सब चीज़ें बता दूँ। कैश मेमो यानी कि आपने कोई सामान कैश में ख़रीदा हो और उससे वहाँ से आपने इनवॉइस ले लिया, सॉरी कैश का रिसीट ले लिया हो, तो कैश मेमो कहलाता है। इनवॉइस जब सामान उधार खरीदा जाता है तो उसका बिल जो है वो इनवॉइस कहलाता है। सेल्स बिल, सामान बेचा गया है। पे इन स्लिप जब आपने कोई अमाउंट पे की है या बैंक में और बैंक ने आपको एक रिसीट दे दिया तो वो पे इन स्लिप कहलाता है। चेक, ये सारे के सारे क्या है? सैलरी स्लिप, ये सारे के सारे क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट हैं। इन सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट केवल इतने ही नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कहलाते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सोर्स डॉक्यूमेंट कई तरीके के हो सकते हैं जो ये प्रूव करते हो कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जांपल भी, यानी कि एक परफॉर्मा भी आपको बना के दिया है कि इस तरह से ये बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ सोर्स डॉक्यूमेंट तो ये हो गया कि जिसके थ्रू ये प्रूफ होता है कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। लेकिन सोर्स डॉक्यूमेंट और रिकॉर्डिंग, सोर्स डॉक्यूमेंट और रिकॉर्डिंग से पहले एक चीज़ आती है वाउचिंग, यानी वाउचरिंग। वाउचर बनाने होते हैं। वाउचर क्या चीज़ होती है इसको भी समझ लेते हैं। वाउचर क्या चीज़ होती है इसको भी आज हम समझते हैं। जब सोर्स डॉक्यूमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, यानी कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ करता हो कि कोई ट्रांजेक्शन है, कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो अकाउंटेंट को ये एनालाइज करना पड़ता है कि उस सोर्स डॉक्यूमेंट में किसको डेबिट किया जाए, किसको क्रेडिट किया जाए। अब आपके लिए समस्या ये है कि सर व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट। मैं आपको बताता हूँ। देखो अकाउंटिंग में जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो वो टी शेप में बनते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को बोला जाता है डेबिट और राइट हैंड साइड को बोला जाता है क्रेडिट। यानी कि डेबिट सर्टेन चीज़ों को इंक्रीज या डिक्रीज करता है और क्रेडिट कुछ चीज़ों को डिक्रीज या इंक्रीज करता है। इसके रूल्स हम बाद में पढ़ेंगे। यानी कि अकाउंटिंग में हर एक ट्रांजैक्शन क्या करेगा? एक यानी डेबिट और क्रेडिट को इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कोई भी ट्रांजैक्शन हो जो कि सपोर्ट करता हो किसी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को, और सोर्स डॉक्यूमेंट भी उसका अवेलेबल हो, तो वो हमेशा ध्यान रखना रिकॉर्ड करते समय अकाउंटेंट हैज़ टू एनालाइज उस टू पार्ट्स, टू आस्पेक्ट्स। डबल एंट्री सिस्टम हम पढ़ रहे हैं तो उसके टू आस्पेक्ट को वो ज़रूर एनालाइज करेगा। एक डेबिट या क्रेडिट, या देख ये भी बोल सकते हैं एक डेबिट क्रेडिट, या फिर जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। यानी कि हर एक डेबिट के लिए इक्वल क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। ये डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? ये एब्रीवेशन है डिबेरे एंड क्रेडिरे का, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट से डिनोट करते हैं। यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक के लिए हम डेबिट यूज़ करते हैं, दूसरे के लिए हम क्रेडिट यूज़ करते हैं।
जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम प्लस माइनस के साइन का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बढ़ाने किसी चीज़ को घटाने के लिए, वैसे ही अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का यूज़ किया जाता है। डेबिट से क्या होता है, कुछ चीज़ें तो बढ़ती हैं और कुछ चीज़ें घटती हैं। तो मैं बता दूंगा अभी किसका नेचर डेबिट होता है जिससे कोई वैल्यूज़ बढ़ेंगी, और कौन क्रेडिट होता है जिससे कोई चीज़ें घटेंगी। तो फिलहाल डेबिट और क्रेडिट को हम दूर रखते हैं क्योंकि उसके बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी देर में दूंगा आपको। पहले बात करते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में क्या फ़र्क है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है कि सोर्स डॉक्यूमेंट कोई भी एविडेंस है, रिटन डॉक्यूमेंट का एविडेंस है जो कि ये प्रूव करता हो ट्रांजेक्शन हुआ है, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर अकाउंटेंट एनालाइज करेगा कि वो ट्रांजेक्शन को वो डेबिट करे या क्रेडिट करे। ठीक है, डेबिट करे या क्रेडिट करे या किस तरह से उसको देखना है, या कैश ट्रांजेक्शन है। तो उसको ये एनालाइज करने के बाद वाउचर्स बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? वाउचर्स। तो वाउचर्स क्या चीज़ है? वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले क्या है? वाउचर्स किसके बेसिस पे बनाए जाते हैं? Vouchers generally prepared by the accountant on the basis of the source document so that it can be classified according to the nature of debit and credit। यानी कि उसको क्लासीफाई किया जा सके कि वो डेबिट होने वाले हैं, कैश वाउचर है, क्लासिफिकेशन करना है उसको, क्लियर क्लासिफिकेशन, जिससे कि गलती ना हो सके। जब आप अकाउंटेंट बनेंगे तो आप ये भी देखेंगे। तो इस तरह से ये जैसे ये है वाउचर्स, देखो अब एक वाउचर का एक एग्जांपल देखा है। कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होता होगा और उस सोर्स डॉक्यूमेंट के क्या होगा कि एनालाइज करने के बाद वाउचर नंबर डालेगा अकाउंटेंट, डेट डालेगा, और देखो ये डेबिट को एनालाइज करेगा, क्रेडिट को। ये बताएगा कि डेबिट अकाउंट कौन है और क्रेडिट अकाउंट कौन है, अमाउंट कितनी है, और इसका नरेशन देगा। इस अकाउंटिंग वाउचर को सपोर्ट कौन कर रहा है? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर ये बनाया जाता है और अकाउंटेंट इसको एनालाइज करता है। यानी कि अगर सोर्स डॉक्यूमेंट को गलत एनालाइज किया गया अकाउंटेंट के द्वारा तो वाउचर गलत बनेगा और आगे जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे वो क्या होंगे? गलत होंगे। इसीलिए अकाउंटेंट को ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। तो इसीलिए बेस है, आपके लिए भी समझना ज़रूरी है। आगे आते हैं, ये इसी तरह से प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, किस तरह से वाउचर्स बनते हैं। वाउचर्स बनाने का मैंने आपको बता दिया है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर अकाउंटेंट एनालाइज करेगा, वाउचर्स बनाए जाएंगे। देखो ये डेबिट वाउचर है, कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा इसके बारे का डिसीजन कौन लेता है? वही अकाउंटेंट ही लेता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होते हैं। देखिए वाउचर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कैश वाउचर्स, एक होता है नॉन कैश वाउचर्स। क्या होते हैं? नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर एंड नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर भी दो तरह के होते हैं। कैश वाउचर भी क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर केवल किस में होंगे? कैश वाउचर में होंगे। नॉन कैश वाउचर को बोला जाता है ट्रांसफर वाउचर्स। क्या बोला जाता है? ट्रांसफर वाउचर्स। ये ट्रांसफर वाउचर्स क्या होते हैं? जब कोई ट्रांजेक्शन कैश में नहीं बल्कि उधार होता है तो वो ट्रांसफर वाउचर्स के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि अकाउंटेंट उसके लिए क्या बनाता है? ट्रांसफ़र वाउचर बनाता है। और जब कोई ट्रांजैक्शन कैश में होता है तो अकाउंटेंट उसके लिए या तो डेबिट वाउचर बनाएगा या क्या बनाएगा? क्रेडिट वाउचर बनाएगा। तो ये जो डेबिट वाउचर आपको एग्जांपल में दिया गया है इसका मतलब है ये एक कैश वाउचर ही है। ये क्या है? एक कैश वाउचर ही है। जो ये डेबिट वाउचर दिया गया है ये क्या है? कैश वाउचर ही है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर दोनों के दोनों क्या है? कैश वाउचर ही हैं। ठीक है। जनरल वाउचर, जिससे मैंने ट्रांसफर वाउचर बोला था उसको हम जनरल वाउचर भी बोलते हैं, जिसमें जब ट्रांजैक्शन नॉन कैश होगा या क्रेडिट में होता है तो उसे बोला जाता है ट्रांसफर वाउचर या जनरल वाउचर। ये केवल एक एग्जांपल हैं। तो किस तरह से क्वालिटी होनी चाहिए वाउचर्स की, अच्छा पेपर होना चाहिए, सारी चीज़ें मेंशन है। ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, आपको ये समझना ज़रूरी है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस की तरफ। यहाँ से आपको पता चलेगा डेबिट और क्रेडिट का रूल। तो अच्छे से जो रूल है वो आपको पता चलेगा। ध्यान रखना, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन ईच डेबिट के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। यही इक्वेशन है पहले तो।
डेबिट इक्वल्स टू हमेशा क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो इसको ये मतलब क्या जिसे बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन को ये बेकार यानी ख़त्म नहीं कर सकता, ये इक्वेशन हमेशा बनी रहनी चाहिए। डेबिट हमेशा किसके बराबर हो, क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। और इसी इक्वेशन को एब्रीवेट करता है क्या, ये ए इज इक्वस टू एल प्लस सी, एल प्लस सी, एसेट्स इक्वस टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हम पहले ही देख चुके हैं, जो लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटी क्या होती हैं और कैपिटल क्या होती हैं। लाइबिलिटी और कैपिटल ध्यान रखना, एसेट्स के क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट, यानी कि एसेट्स को हम डेबिट से डिनोट करते हैं। और लाइबिलिटी और कैपिटल के क्या होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लाइबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो इसका मतलब क्या होगा, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट ही होता है। तो ये इक्वेशन हर एक ट्रांजेक्शन में बनी रहनी चाहिए, ये इक्वेशन हर एक ट्रांजेक्शन में बनी रहनी चाहिए। अब एसेट्स के बारे में हम बात करते हैं, लास्ट चैप्टर में भी हम बात कर चुके हैं। एसेट्स दो तरह की होती हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट जो कि एक साल के अंदर यानी कि विद इन 1 ईयर उसका टाइम पीरियड होता है, उसमें वो चेंज हो जाती है, कम होती है, बढ़ती है, ठीक है। द शॉर्ट टाइम पीरियड इट कैन मॉडिफाइड, इट कैन चेंज, but the non-current assets is for the long-term purposes of the business and cannot change frequently within a time period of 1 year। तो ये कहलाती है लॉन्ग टर्म एसेट। तो जितनी भी एसेट्स होंगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर होनी चाहिए। लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, और कैपिटल मतलब ओनर की, ओनर का पैसा। ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल को हमने अलग इसलिए दिखाया है लाइबिलिटी की तरफ, बिकॉज फर्म के लिए यानी कि बिजनेस के लिए भी ये कैपिटल लाइबिलिटी ही है, क्योंकि ये ओनर का पैसा होता है। और ये जो लाइबिलिटी हम डिनोट कर रहे हैं ये क्या है, ये लाइबिलिटी आउटसाइडर का पैसा है, यानी कि ये ओनर का पैसा है और ये किसका पैसा है, ये आउटसाइडर का पैसा है। तो चाहे ओनर का पैसा हो चाहे आउटसाइडर का पैसा हो, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों का पैसा उसने भविष्य में देना पड़ेगा। और यही क्या कहलाता है, आपका इक्वेशन, ठीक है। इसीलिए ये एसेट्स के बराबर होता है। कैसे होता है मैं आपको बहुत इजीली आपको बता देता हूँ। क्या है, जैसे एक ट्रांजेक्शन अगर हम सिंपल सा लेते हैं, एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, इसने यहाँ पर को यही बता रहा है कि अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एक फॉर्मूला है, अगर एसेट्स माइनस लाइबिलिटी किया जाए तो कैपिटल निकल आएगा। इसी में अगर हम एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करें तो कैपिटल निकल आएगा, और एसेट्स में से कैपिटल माइनस करें तो क्या कैलकुलेट हो जाएगी, लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। यही चीज़ आगे को बताया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल से पूरा पूरा समझाऊंगा इसे कैसे होता है, क्या होता है। फिलहाल ये बैलेंस शीट है, ये अलग चीज़ है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए कैसे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो किसी बिजनेस में होता है वो है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या अमाउंट, अमाउंट से स्टार्ट किया बिजनेस। कोई एक व्यक्ति है, ए ले लेते हैं, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अपने नाम से उसने कर दिया कि कोई जिसे कहते हैं ग्रॉसरी बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उसने बोल दिया कि राधा एंड सन्स, इस नाम से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा, ये ओनर। अब ओनर अपना पैसा लगाता है, मान लिया जाए 5 लाख रुपए उसने लगाए। कितने रुपए लगाए, 5 लाख रुपए उसने लगाए। ये 5 लाख रुपए किसके हैं, ओनर के हैं, बिजनेस के तो नहीं है ना। ये पैसे ओनर के हैं तो ओनर के लिए तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ओनर के लिए क्या है, ये एसेट है। लेकिन क्योंकि ये ओनर ने अपनी एसेट्स को कम करके किसको दिया, ये बिजनेस को दिया है, तो बिजनेस इसको क्या मानता है, लाइबिलिटी मानता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। सेपरेट एंटिटी एजम्पशन या कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसमें इसको क्या माना जाएगा, लाइबिलिटी माना जाएगा। तो 5 लाख रुपए अगर बिजनेस में लगाए तो इसके दो एस्पेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि देखो हमें इसकी बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, हमें ओनर की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, हमने ट्रांजेक्शन किसकी बुक में रिकॉर्ड करना है, बिजनेस की। तो बिजनेस की बुक में जब अकाउंटेंट इसे रिकॉर्ड करेगा या बिजनेसमैन इसे रिकॉर्ड करेगा तो क्या बोलेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, ट्रांजेक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि बिजनेसमैन के। बिजनेस क्या बोलेगा, बिजनेस ये बोलेगा कि मुझे 5 लाख रुपए मिले, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। किससे मिले, ओनर से। तो वो क्या बोल रहा है, देखो वो कहेगा कि एक तरफ तो बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास आया कैश, कैश तो आया ना, कितना रुपए लाया, 5 लाख रुपए।
लेकिन बिजनेस कहेगा 5 लाख रुपए कैश तो आ रहा है, लेकिन मेरी जेब में 5 लाख रुपए पड़े तो हैं। जैसे मान लिया जाए मैं किसी से 10,000 रुपये लेके आता हूँ उधार। अगर आप किसी से 10,000 रुपये उधार लेते हैं या 100 रुपये उधार लेते हैं, तो आपकी जेब में 100 रुपये तो हैं, 100 रुपये हैं आपकी जेब में, लेकिन वो किसके हैं? आपके हैं क्या? आप बोलोगे नहीं, मैंने उधार लिया है, यानी कि यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इट लेटर ऑन। तो यहाँ पे बिजनेस भी यही बोलेगा कि 5 लाख रुपए मेरे पास कैश तो है तो सही, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी ओनर की तरफ। तो ओनर की तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोला गया यहाँ कैपिटल। क्या बोला गया? कैपिटल। तो ये जो 5 लाख की कैपिटल है, ये किस रूप में आई है? कैश के रूप में आई है, और ये मैंने 5 लाख रुपए देने। तो इसके दो टर्म हो गए, देखो दो होने ही हैं हर एक ट्रांजेक्शन के। एक ही बोलेगा कि मेरे पास कैश तो है, लेकिन कैश मेरा नहीं है। वो बोलेगा कैश कहाँ से आया, किसके फॉर्म में आया? रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में आए, जो मुझे ऑब्लिगेशन है, मुझे पे करनी है। अब देखिए कैश क्या है यहाँ पर को। अब आपने दो ट्रांजेक्शन ढूंढ लिए, पहला कैश ढूंढ लिया, यानी कि एक दो जिसे बोल सकते हैं पार्ट, या जिसे बोल सकते हैं कि आपका दो साइड ढूंढ लिया आपने। इसका सबसे पहला पार्ट है इसका कैश। आपको पता है कि कैश क्या होता है? एसेट होता है। कैश क्या है? एसेट है। आपके पास जो घर में पैसा पड़ा है, मेरी जेब में जो पैसा पड़ा है, वो क्या है? एसेट है। शॉर्ट टर्म एसेट्स है, जिसे करंट एसेट भी बोलते हैं। तो एसेट्स हो गई आपकी 5 लाख की, ध्यान रखो, ठीक है। और उसी साइड कैपिटल कितने की है? 5 लाख कैपिटल भी तो है। तो एसेट्स इक्वल टू क्या हो गया? एसेट्स इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पर देखो अगेन 5 लाख का लाइबिलिटी, यानी कि 5 लाख इक्वल्स टू 5 लाख। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। अब यहाँ डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, बता देता हूँ। जितनी भी एसेट्स होती हैं वो डेबिट बैलेंस कैरी करती हैं। कैश का बैलेंस भी क्या होगा, मतलब डेबिट होगा। और लाइबिलिटी और कैपिटल कौन सा बैलेंस कैरी करते हैं? क्रेडिट। तो यहाँ से भी ये प्रूफ हो जाता है कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन हुआ क्या? पहला ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो बिजनेस के पास पैसा तो है, लेकिन वो पैसा उसका नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो करेगा, पैसा भी दिखाएगा, उसके पास पैसा है 5 लाख रुपए, मना भी नहीं कर सकता। तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस ये शो करेगा कि मेरे पास 5 लाख रुपए है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके जेब में 10,000 रुपये हैं, तो आप हो हाँ बोलोगे, आपके पास हैं तो सही 10,000 रुपये। तो वो आपकी एसेट है, आप कहीं पे भी खर्च कर सकते हो। बट वो खर्च कर तो लो आप, लेकिन वो 10,000 रुपये आपको पे भी करने पड़ेंगे। तो आपकी साइमल्टेनियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। तो इस ट्रांजैक्शन से इक्वेशन क्या बराबर हुई या नहीं हुई, फिर से देख लेते हैं। एक तरफ कैश हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया? कैपिटल हो गया। कैश को हम एसेट्स मानते हैं। कैश को क्या मानते हैं हम? एसेट्स। कैश क्या होती है? एसेट्स होती है। और आपको पता है कैपिटल तो है ही कैपिटल। तो कैपिटल क्या ये बराबर हुए? बिल्कुल हुए। एसेट्स भी 5 लाख की है, यानी कैश भी आपके पास 5 लाख का है, और उतने ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनी है 5 लाख रुपए की। तो एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी यहाँ पर को क्लियर हो जाता है। अब मैं आगे एक और चीज़ आपको बताता हूँ। आपने 5 लाख रुपए आपके पास आ गए, बिजनेस के पास आ गए, तो अब पैसा रख के क्या करेगा? अब बिजनेस क्या करेगा? क्योंकि बिजनेस के पास ओनर की तरफ से 5 लाख रुपए आए हैं। अब बिजनेस एसेट्स को प्रोक्योर करेगा, फर्नीचर वगैरह खरीदेगा, जिससे कि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। तो चलो समझते हैं कि अब फर्नीचर खरीदा गया। अब क्या करा गया? फर्नीचर खरीदा गया 1 लाख का। अब देखें हमारे पास क्या कंडीशन थी पहले। 5 लाख रुपए की एसेट थी कैश नाम से, और 5 लाख रुपए की कैपिटल भी थी। क्या थी? कैपिटल भी थी। ठीक है, इक्वेशन बराबर थी। अब एसेट्स जो कैश थी वो कन्वर्ट हो रही है। नाउ द अमाउंट ऑफ द कैश इज कन्वर्टेड इनटू द वेरियस एसेट्स। इसमें से 1 लाख कम हो गए। इसमें से कितने लाख कम हो गए? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख का हमने क्या खरीद लिया? फर्नीचर खरीद लिया। तो अब हमारे पास कितने लाख रुपए बचे? 4 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का क्या आया आपके पास? आप बोलोगे सर फर्नीचर आया। आप फर्नीचर को क्या बोलोगे? फर्नीचर एक एसेट है, नहीं है? बिल्कुल एसेट है, जो लॉन्ग टर्म एसेट है, नॉन करंट एसेट है। आपने कैश को कन्वर्ट करके एक नई एसेट बना ली फर्नीचर नाम से, और वो फर्नीचर 1 लाख रुपए क्या है आपका? इन्वॉल्व हो गया। तो अब आप बोलोगे आपके पास 5 लाख कैश नहीं बोलोगे। अब आप बोलोगे मेरे पास 4 लाख कैश है और 1 लाख का फर्नीचर है। तो टोटल कितना एसेट हो गया? 4 लाख कैश, 1 लाख फर्नीचर। तो टोटल अभी भी 5 लाख ही अवेलेबल है। तो इसका मतलब साफ है कि हर एक ट्रांजेक्शन किसी भी इक्वेशन को क्या करता है? बराबर बनाए रहता है। ये चीज़ें आपने समझनी होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर कोई कहलाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। Accounting equation always says that assets will always be equal to liability plus
कैपिटल इन एवरी ट्रांजेक्शन। यही इसने आगे एक्सप्लेन किया होगा, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको यही क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। एग्जाम्पल यहाँ पर को दे रखा है, बिजनेस एंटिटी। देखो 5 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख की कैपिटल से, तो यही बता रहा है 5 लाख की लाइबिलिटी साइड में, ये देखो लाइबिलिटी में कैपिटल आ गया और एसेट्स में कैश इन हैंड। देखो 5 लाख बराबर हो गया ना। ये होती है एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में शो होती है, तो डेबिट इक्वल्स टू हमेशा क्रेडिट रहना जरूरी है। देखो एग्जाम्पल देखिए अभी क्या है, ओपन अप बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ 4,80,000। अब देखिए एनालाइज कीजिए इस ट्रांजेक्शन को। अगर आप अपने अकाउंट को खोलते हैं, अपने अकाउंट को खोलते हैं, आपके घर में कैश रखा है 4,80,000, आपने उसको बैंक में जमा कर दिया, तो क्या आपको कोई नुकसान हुआ? आपको होगा बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। कन्वर्जन हुआ है एसेट्स का। जो एसेट्स कैश नाम में अवेलेबल थी, अब कैश की जगह यानी कैश कम करके आपने उसको कहाँ जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। यानी कि एक एसेट कम हो गई है, कैश को माइनस कर दिया, और दूसरी एसेट क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? इस ट्रांजेक्शन में एक एसेट कम हुई है उतनी ही वैल्यू से जितनी वैल्यू से बैंक यानी कि एक एसेट बढ़ रही है। तो यहाँ पर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा एसेट्स और लायबिलिटी की इक्वेशन में, क्योंकि सेम चेंज आया है। ये चीज़ें ध्यान रखें, ठीक है। 4,80,000 रुपये जमा करने से। उसी प्रकार से अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या हुआ। ये देखो इसने क्लियर भी कर रखा है, एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन, दिस ट्रांजेक्शन इंक्रीजेज द कैश एट बैंक, यानी कि एक एसेट बढ़ी है, देखो एसेट दिखा रहा है, और डिक्रीजेज द कैश, ये भी एक एसेट है। एक एसेट सेम अमाउंट से बढ़ रही है और सेम अमाउंट से दूसरी एसेट क्या हो रही है? घट रही है। उसी प्रकार से अगला ट्रांजेक्शन देखिए फर्नीचर वाला, वैसे भी मैं क्लियर कर चुका हूँ। फर्नीचर देखिए 60,000 का चेक से खरीदा। अच्छा चेक से खरीदा तो पेमेंट कहाँ से होगा? बैंक से होगा। अभी अभी आपने 4,80,000 जमा किए थे ना। तो यहाँ पर को फिर देखिए क्या हुआ। आप 60,000 का फर्नीचर खरीदते हैं, मान लीजिए घर के लिए फर्नीचर खरीदते हैं, तो हुआ क्या? आपके घर में जो कैश था या आपका जो बैंक से आपने चेक से पेमेंट किया, जो बैंक का बैलेंस था वो आपका अधिकार था, आपकी एसेट थी। एसेट क्या है? ओनरशिप है बिजनेस की। बिजनेस उसको ओन करता है अपने यूज़ के लिए, अपने बिजनेस के यूज़ के लिए, फॉर द रेवेन्यू जनरेशन। तो 60,000 रुपये आपने अगर मान लीजिए फर्नीचर खरीदा, टीवी खरीदा, बेड खरीदा, तो क्या हुआ? आपके पास कुछ तो आया ना। आपके पास एक एसेट आई जिसका आप लंबे समय तक यूज़ करेंगे, और कैश गया, यानी कि एक एसेट आ रही है और दूसरी एसेट क्या हो रही है? जा रही है। तो आपको पहले चैप्टर से देखना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों को हम एसेट बोलते हैं, किन किन को लायबिलिटी बोलते हैं, ये पहले पता होना जरूरी है। तो फर्नीचर भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है, बैंक भी एक एसेट है। आपका बैंक से बैलेंस हो गया कम 60,000 से, और उतना ही बैलेंस फर्नीचर में बढ़ गया 60,000 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी ये हुआ कि इक्वेशन अभी भी बराबर है, क्योंकि एसेट्स में अभी भी कोई चेंज नहीं आया ओवरऑल। ये उसी तरह से हो गया जैसे आपके पास दो पॉकेट हैं, एक पॉकेट में 10 रुपये रखा हुआ है, आपने उस पॉकेट से पैसा निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दिया, तो इसका मतलब है कि आपके पास से पैसा कहीं गया क्या? आप बोलोगे नहीं। तो वही यहाँ पे भी है, इक्वेशन अभी भी बराबर है, आपके पास अभी भी उतना ही एसेट है। हम एसेट की बात करें, हम कैश की बात नहीं कर रहे हैं। एसेट्स कई तरह की होती है, तो एक एसेट कम हो रही है तो दूसरी एसेट बढ़ तो रही है। क्या एसेट में कोई चेंज आया? आप बोलोगे कैंसिल हो गया। नहीं जी, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर कोई चेंज एसेट में नहीं आता है। बॉट प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे भी एसेट्स हैं। आप देखो यहाँ पे वो क्या हुआ, इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि बॉट प्लांट एंड मशीनरी फॉर द बिजनेस 1,25,000 एंड एडवांस रुपीज 10,000 इन कैश पेड टू मैसर्स रामजी लाल। अब हुआ क्या? हमने 1,25,000 की मशीन तो खरीदी, लेकिन दिया केवल 10,000 रुपये एडवांस में, बाकी का उधार करके आ गए। बाकी का उधार करके आ गए, तो अब इसमें सिस्टम क्या है? क्या ये एसेट्स और लायबिलिटी की इक्वेशन को बनाएगा? लायबिलिटी प्लस कैपिटल की। कैपिटल तो यहाँ इन्वॉल्व तब होगी जब बिजनेस मैन पैसा लगाएगा, यानी कि ओनर पैसा लगाएगा, तो कैपिटल तो यहाँ नहीं। लेकिन फिर भी इक्वेशन को देखते हैं कि बरकरार है या नहीं। देखें आपके पास प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदोगे तो आपके पास एक एसेट आती है 1,25,000 की। कितने की आ गई? 1,25,000 की एक एसेट तो बढ़ गई, इंक्रीज होगी ना, एसेट खरीद रहे हैं। लेकिन कैश जो था वो केवल 10,000 रुपये से गया। कैश केवल कितने से गया? 10,000 रुपये से माइनस हुआ। कैश भी तो एक एसेट है ना। कैश तो क्या बाकी का फ्री में आया? आप बोलोगे नहीं। आपका एक ऑब्लिगेशन भी तो बढ़ गया कि आपने अब मैसर्स रामजी लाल को कितने रुपए और देने हैं? आप बोलोगे सर 1,15,000 और देना है। तो जब भी आपकी ऑब्लिगेशन बढ़ेगी तो मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। तो लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई? 1,15,000 से बढ़ गई। तो अब आप इम्पैक्ट देख सकते हो।
एसेट्स में क्या चेंज आ रहा है? एसेट्स में नेट जो चेंज आया 1,25,000 से बढ़ी, 10,000 से कैश गया तो घट गई, तो 1,15,000 रुपये एसेट्स में नेट चेंज आया। और वहीं दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी 1,15,000 रुपये से ही बढ़ी है, यानी कि आपने 1,15,000 रुपये मैसर्स राम जी को देने हैं, तो ऑब्लिगेशन भी इक्वल अमाउंट में बढ़ा है, तो यानी कि यहाँ भी इक्वेशन क्या है, बराबर हो गई हैं। तो इन इक्वेशन को, इन ट्रांजेक्शन को आप समझो, तब भी आपका क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये थे कुछ ट्रांजेक्शन, ये कुछ ट्रांजेक्शन और हैं, ये आप लोग एनालाइज करें और मुझे आज शाम तक इसकी रिपोर्ट प्लीज़ दीजिएगा। ये देखिए बता भी रहा है कि कहाँ कहाँ से कैसा वो ट्रांजेक्शन को सारा का सारा उसने लायबिलिटी और एसेट्स की फॉर्म में दिखा दिया है। लायबिलिटी साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है। मैं आपको बता दूं, जब भी आप इसको इस फॉर्म में, बैलेंस शीट के फॉर्म में बनाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को लायबिलिटी बोला जाता है और राइट हैंड साइड को एसेट बोला जाता है। लायबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और एसेट्स के क्या होते हैं, डेबिट बैलेंसेस होते हैं। डेबिट और क्रेडिट के रूल हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट वाले में। यूज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड देयर रूल्स, इट विल बी डिस्कस्ड ऑन द लेटर डिस्कशन या लेटर जिसे बोलते हैं सेशन। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको आप क्लियर करो, समझो आराम से, और जो भी क्वेरीज होंगी मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।